एपिसोड 25। आर्या का नया रूप और आनिक्य का आना। कार में बैठा आनिक्य एकटक अपनी गहरी आंखों से आर्या को देख रहा था, जो उसकी कार के अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। आर्क ने पीछे बैठे अपने बॉस को देखा, फिर सामने खड़ी कार को। ड्राइवर, जो आनिक्य का ही पर्सनल बॉडीगार्ड भी है, उसने आर्क को इशारे से पूछा, क्या करना है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके मास्टर ने कार रोकने का इशारा क्यों किया। आर्क को खुद समझ नहीं आ रहा था कि इन 2 दिनों में उसके बॉस इतना कैसे बदल गए कि जिस लड़की के आसपास होने से भी दूर भागते थे, आज उसे कार में बैठकर कहीं जाता देख उन्होंने गाड़ी रुकवा दी। जिसे 1 मिनट भी बर्बाद करना पसंद नहीं था, वो पूरे 5 मिनट से ठाकुर हवेली के बाहर खड़ी लड़की को देख रहे थे। वहीं आर्या को अब याद आ गया कि ये स्पेशल नेम प्लेट वाली कार किसकी है। उसने कहा, रमेश अंकल आप रुके क्यों है, फिर से बैक लीजिए और चलिए। फिर खुद से ही बड़बड़ाई, इतनी बड़ी 2 हवेली बनी है, लेकिन इनके बीच की रोड छोटी सी। कहाँ सुबह सुबह इस ठंडे रोबोट से सामान हो गया। लगता है अब जिस काम से जा रही हूँ वो भी नहीं होगा। वही उसके बड़बड़ाहट सुनकर रमेश अंकल बहुत हैरान रह गए और सोचने लगे, अगर आनिक्य सर ने आर्या की बात सुन ली तो क्या होगा। उसके बाद उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा और सर झटक दिया। कार को रिवर्स लेकर उन्होंने गाड़ी मोड़ दी। वही उनकी कार को जाता देख आर्क ने फिर से अपने मास्टर को देखा, जो बिना भाव के उस जाती हुई कार को घूर रहा था। चलो, उसने बस एक शब्द कहा, जिसे सुनकर ही ड्राइविंग सीट पर बैठे बॉडीगार्ड के पसीने छूट गए। वही आर्क को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो उसका ही साया था और अपने मास्टर की हर एक छोटी सी हरकत जानता था। दूसरी तरफ सिंह मेंशन में माहौल बहुत गर्म था। विशाखा और अनेरी मुजरिमों की तरह सर झुकाए हॉल के बीच में खड़ी थी। वही सोफे पर 2 आदमी बैठे हुए थे। एक की उम्र यही कोई 50 साल होगी और दूसरे की 47। दोनों साथ में बैठे बहुत ही गुस्से से उन दोनों माँ बेटी को घूर रहे थे। तभी एक अधेड़ उम्र की औरत बनारसी साड़ी पहने नीचे आई। उनकी हील की आवाज और चूड़ियों की आवाज हॉल में गूंज गई। सबकी नजर उन पर चली गई। वो आई और वही रखे सिंगल सोफे पर बैठकर बोली, तुमसे कितनी बार कहा है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर मत करो, लेकिन तुम हो कि बाज ही नहीं आती। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारा वो मुंह बोला भाई अपनी माँ के वचन से बंधा हुआ है, इसलिए वो तुम्हारी हर मनमानी और अपने घर में दखलंदाजी बर्दाश्त कर रहा था, पर तुमने कल तो अति ही कर दी। देखो क्या हुआ। उसने इतनी रात को तुम्हें अपने घर भी नहीं बुलाया और उसी वक्त तुम दोनों को वापस आना पड़ा। माँ साहब, मुझे बस गुस्सा आ गया था। वो बार बार मेरे होने वाले दामाद के करीब जा रही थी, जिससे अनेरी का दिल दुख रहा था, और जब मुझसे देखा नहीं गया तो मैंने उस पर चिल्ला दिया और उसके हाथ में अपने नाखून गड़ा दिए। तो ये है सिंह परिवार की बड़ी विशाखा जी की सांस। वही सोफे पर बैठे दोनों आदमी उनके बेटे हैं। बड़ा बेटा सुभाष और छोटा बेटा मनीष। वही विशाखा की बात सुनकर वो औरत जिसे उसने माँ साहब कहा था, हंसने लगी। हा 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 हा। क्या कहा दामाद? वो इस लड़की से शादी करेगा? अनेरी को नीचे से ऊपर देखते हुए मजाकिया लहजे में, वो आनिक्य राणावत है। अगर वो चुप है तो जरूर उसमें उसका फायदा है, क्योंकि जब तक शिकार सामने नहीं हो शेर अपने पंजे नहीं खोलता। मतलब? विशाखा के मुंह से हैरानी से निकला। मतलब है कि वो कभी भी तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करता। उसे बस अर्यांशी ठाकुर से पीछा छुड़ाना था और उसे नीचा दिखाना था कि उसकी जगह उसने उसकी ही कसिन को चुना है, जिससे वो तमाशा करती, लेकिन ऐसा वहां कुछ नहीं हुआ। पर तुमने बेवकूफी कर दी।
अरे अगर राणावत खानदान में तुम्हारी बेटी की शादी नहीं भी होती फिर भी ठाकुर खानदान तो हमारे रिश्तेदार थे, इसमें ही हमें इतनी इज्जत मिल रही थी। पर कल के बाद ये बात पूरे शहर में फैल गई है कि सिंह फैमिली के रिश्ते ठाकुर फैमिली से बिगड़ चुके हैं। पर ये बात बाहर कैसे फैल सकती है? अटैक होने के बाद तो सभी मेहमान जा चुके थे, विशाखा ने हैरानी से कहा। तभी सोफे पर बैठे उसके पति ने कहा, बात फैलते देर नहीं लगती विशाखा। किसने भी ये काम किया हो लेकिन सुबह से हमारे पास इतने सारे कॉल आ चुके हैं सिर्फ ये बात जानने के लिए कि तुम्हारे भाई से सच में झगड़ा हुआ है या नहीं। अभी भी लोगों को ये सिर्फ अफवाह लग रही है, इसलिए तुम्हें वहां जाकर आर्या से माफी मांगनी होगी और पछतावा करना होगा, जिससे सब कुछ पहले जैसा ही जाए। नहीं, मैं उस पिद्दी सी लड़की से कभी माफी नहीं मांगूंगी, विशाखा लगभग चीखते हुए बोली। वहीं उसकी ऊंची आवाज सुनकर माँ साहेब की बोहे सिकुड़ गया और वो गुस्से से बोली, अपनी जबान को लगाम दो वरना बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे। उनकी गुस्सेल आवाज से वो डर गई। इस घर में उनका ही राज चलता था, साथ ही उनका पति अपनी माँ का चमचा था। सुभाष ने भी विशाखा को आंखें दिखाई। ठीक है, मैं तैयार हूँ, ये कहकर वो वहां से बाहर चली गई। अनेरी भी अपनी मॉम के साथ ही बाहर निकल गई। उनके बाहर जाते ही सुभाष अपनी माँ से बोला, आपको क्या लगता है इस बार अभिमन्यु भावना में बह जाएगा? जबकि बात उसकी बेटी की है, जिसके लिए उसने अपनी बीवी तक को छोड़ दिया। अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अर्यांशी का बदलना हमारे लिए खतरा लेकर आ सकता है और तुम्हारी ये बीवी भी अब किसी काम नहीं आने वाली। कितनी बार कहा था कि फूंक फूंक कर कदम रखे और इस घर की कमजोरी उनकी लाडली बेटी को अपने काबू में कर ले, लेकिन ये भी उससे नहीं हुआ। पर मां, विशाखा ने वैसा ही किया था जैसा आप चाहती थी, लेकिन वो लड़की ही एक्सीडेंट के बाद बदल गई। अपने बड़े भाई की बात में हाँ मिलाकर बोला, हाँ मां। भाभी ने लगभग ठाकुर परिवार को अपने कंट्रोल में कर ही लिया था, लेकिन अचानक से बाजी पलट गई। जो भी हो, पर हमारे लिए ये जरूरी है कि ठाकुर खानदान हमारा रिश्तेदार रहे। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। जो भी करना पड़े करो, लेकिन अभिमन्यु ठाकुर को फिर से हमारी साइड करो। अपना फैसला सुनाकर वो सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ एक बड़े से विला में एक औरत सोफे पर बैठी किसी से बात कर रही थी। उसके भाव काफी गंभीर थे। वहीं उसके बगल में बैठी लड़की अपने नेल्स को नौकरानी से पेंट करा रही थी और खुद आराम से बैठी सेब खा रही थी। तभी एक मैड अंदर आई और बोली, मैम, आपने जिस मेहंदी आर्टिस्ट को बुलाया था वो आ गई है। ये कहकर उसने पीछे किसी को अंदर आने को कहा। मधु और रेचल ने सामने देखा तो एक लड़की जिसने ढीला सा सूट और 2 चोटी की हुई थी। उसका रंग काफी सांवला था और आंखों पर बड़े बड़े चश्मे लगा रखे थे। दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे। वो आंखें बड़ी बड़ी करके घर को अपनी चमकती आंखों से देख रही थी। उसे देखकर रैचल का मुंह बन गया और वो अपनी मॉम से बोली, ये कितनी बदसूरत है। आपको यही मिली थी मेहंदी आर्टिस्ट? मधु का भी यही हाल था, लेकिन उसने कहा, मैंने इसका काम देखा था ना कि चेहरा। छोड़ो, तुम उसे देखो ही मत। फिर उस लड़की को आवाज देकर, ए लड़की, यहाँ आओ और जिस काम के लिए आई हो वो करो। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द शादी करनी है। मेरे अभिमन्यु जी का मैसेज भी आ गया है, शादी तय की हुई तारीख पर ही है। बहुत काम है, इसलिए जल्दी से मेहंदी लगाओ। फिर मुझे सैलून भी जाना है अपना फेशियल करवाने के लिए। ये कहकर उन्होंने अपना हाथ आगे कर दिया। वहीं उस लड़की ने भी मासूमियत से सर हिला दिया और जैसे ही उसके बगल में बैठने को हुई कि मधु जोर से चिल्लाई, नहीं, तुम यहाँ नहीं बैठ सकती। फिर वही खड़ी मैड को घूरकर
जाओ और एक चेयर लेकर आओ। मैड भी जल्दी से चेयर लाने चली गई। वहीं वो लड़की अपने दांत पीसते हुए बड़े गोल चश्मे को नाक की तरफ धकेलते हुए मन में बोली, चुड़ैल कहीं की, मेरे आगे पीछे घूमती है और अब मेरे बगल में बैठने से भी घिन आ रही है। सही ही कहते हैं लोग, दुनिया दिखावे की ही है। इस मधुमक्खी को ऐसी मेहंदी लगाऊंगी कि जिंदगी भर मेरी इस शकल को भूल नहीं पाएगी। जितना मुंह बना रही है एक दिन ये ही टेढ़ा हो जाएगा। बड़ी आई मेरे डैड से शादी के सपने देखने वाली। ये कोई और नहीं हमारी आर्या ही थी जो अपना भेष बदलकर मधु सहगल के घर आई है। उसने आते वक्त अपने डैड को कहा था कि वो शादी के लिए हाँ कर दे और उसे भी विला में घुसने का मौका मिल गया। बस उसे कुछ पैसे खर्च करने पड़े एक नौकरानी को खरीदने के लिए और उसका काम बन गया। मैं चेयर ले आई। आर्या उस पर बैठ गई और उसने अपने निकले हुए नकली दांत चमका दिए, जिन्हें देखकर मधु को घिन आ गई और उसने अपना चेहरा फेर लिया। आर्या को हंसी आ गई और वो मन में बोली, उस दिन मुझे भी अपने उस बदबूदार परफ्यूम से परेशान किया था ना, तो आज तुम्हें मेरी ये शकल भी बर्दाश्त करनी होगी। फिर वो मेहंदी लगाने लगी। जब मधु ने उसकी डिजाइन देखी तो संतुष्ट हो गई और मन में बोली, थैंक गॉड, इसकी सिर्फ शकल ही भयानक है, बाकी मेहंदी तो अच्छी लगा रही है। अब जाकर उसका स्ट्रेस कम हो गया और वो अपनी दोस्त से फिर से फोन पर बातें करने लगी। ले लो मजा, असली सजा तो बाद में मिलेगी, मेरी सपनों में होने वाली सौतेली मॉम। ये सोचकर उसने एक इविल स्माइल की जिसे कोई देख नहीं पाया। थोड़ी देर बाद तभी सीढ़ियों से एक अधेड़ उम्र का कपल नीचे आया। उनमें से बूढ़ी औरत ने सोफे पर बैठी अपनी बेटी से बोले, मधु, तुम किससे बात कर रही हो? उनकी अचानक से आई आवाज से वो डर गई और उसके माथे से पसीना बहने लगा। उसने जल्दी से अपने भावों को बदला और मुड़कर एक फेक स्माइल के साथ बोली, कुछ नहीं माँ, मेरी एक फ्रेंड का फोन था, वो मुझे सैलून जाने के लिए पूछ रही थी। उसकी बात सुनकर उस बूढ़े आदमी की बोहें सिकुड़ गई। तुम बेवकूफ किसे बना रही हो? मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ कि तुम्हें कहाँ जाना है और किस लिए जाना है। इसलिए अपना दिमाग अभिमन्यु के ऊपर लगाओ, यहाँ वहाँ नहीं। बस एक बार तुम्हारी शादी हो जाए उसके बाद तुम जानो और तुम्हारा पति, बस जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। ये बोलते हुए वो सोफे पर बैठ गए। वो औरत जो उनकी पत्नी थी वो भी बिना कुछ कहे उनके बगल में बैठ गई। तभी उनकी नज़र मेहंदी लगा रही लड़की पर पड़ी और वो बोली, तो तुमने अपनी शादी को तैयारी करना शुरू कर हो दिया। अच्छा है, जितना जल्दी सब होगा उतना ही बेहतर है, वरना लास्ट मोमेंट में सब खराब हो जाता है। हाँ माँ, इसलिए मैंने मेहंदी वाली को बुला लिया, अर्जेंट में यही अवेलेबल थी। ये कहते हुए उसने कॉल कट कर दिया। फिर अपने डैड से बोली, मेहंदी होने के बाद मुझे सैलून भी तो जाना होगा, जिससे मैं अपने बिग डे के लिए तैयार रहूं। मैं कुछ नहीं जानता, तुम बाहर नहीं जाओगी जब तक शादी नहीं हो जाती। बस कल तक की बात है, फिर परसों शादी के बाद जो मन में आए करो, कोई नहीं रोकेगा, फिर सारी जिम्मेदारी तुम्हारे पति की होगी। मधु ने सर झुका लिया, लेकिन आर्या देख सकती थी कि वो बहुत बेचैन लग रही है। आर्या ने तिरछी नजर से दोनों बूढ़े कपल को देखा और गुस्से से मन में बोली, कितने उतावले हैं अपने घर की बला को हमारे घर में भेजने के लिए। ये बुढ़ा तो सबसे ज्यादा चालाक है, अपनी बेटी को बाहर नहीं जाने दे रहा। जरूर इसे किसी चीज का डर है, तभी तो ये इतना स्ट्रिक्ट है। शायद यही डर हो कि शादी से पहले अगर इनकी बेटी का वो भेद खुल गया तो परेशानी हो जाएगी और शादी भी नहीं होगी। आर्या की आंखें चमक गई और उसने खुद से कहा, मतलब मुझे बस इस औरत को कुछ भी करके बाहर निकलने पर मजबूर करना होगा या फिर इसकी मदद। मेहंदी लगाते हुए 1 घंटा बीत गया था। मेहंदी हाथों में लग चुकी थी, अब वो पैरों में लगा रही थी।
मेहंदी लगाते हुए ही उसे बहुत सारे बॉडीगार्ड अंदर आते दिखाई दिए, जिनके बीच आ रहे शख्स को देखकर आर्या हड़बड़ा गई और मेहंदी की डिजाइन खराब हो गई। उसके मुंह से हल्के से निकला, ये और यहाँ तुम्हारा ध्यान कहाँ है? देखो बिगाड़ दिया ना, अब इसे सही करो। मधु गुस्से से चिल्लाने लगी। उनके चिल्लाने से आर्या होश में आई, फिर उसने सर नीचे किया और उसी खराब डिजाइन को एक नई डिजाइन में बदल दिया, जिसे देखकर मधु शांत हो गई। वहीं उसकी माँ बोली, तुम्हें बस चिल्लाना आता है। अरे अगर थोड़ा बिगड़ भी गया तो क्या हुआ? वैसे भी ये पहली बार नहीं है जो तुम शादी कर रही हो। तुम्हारी एक किसी बच्ची जितनी बड़ी बेटी है जो अभी तुम्हारे बगल में बैठी है। उन्होंने रेचल को देखा जो आंखें और मुंह खोले दरवाजे की तरफ देख रही थी। दोनों बूढ़ों ने भी देखा और जैसे ही बाहर खड़े चेहरे को देखा तो मिस्टर सहगल जल्दी से उठे और उनके पास तेजी से आकर बोले, मिस्टर राणावत आप यहाँ? आनिक्य अपनी सर्द आवाज में बोला, आप ही चाहते थे कि अगर मुझे वो जमीन चाहिए तो आपसे मिलना होगा। मिस्टर सहगल के माथे से पसीना बहने लगा, लेकिन ये सोचकर कि वो जल्दी ही ठाकुर परिवार के रिश्तेदार बनने वाले हैं, उन्होंने हिम्मत से कहा, आइए बैठकर बात करते हैं मेरे स्टडी रूम में। ये कहकर वो साइड हट गए। आनिक्य ने उन्हें एक नज़र भी नहीं देखा और सीधा हॉल में आकर वही रखे सिंगल सोफे पर किसी राजा की तरह पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। आर्क और एक और आदमी जिसने मास्क पहना हुआ था, दोनों उसके पीछे खड़े हो गए। बाकी के बॉडीगार्ड बाहर मैन डोर पर ही खड़े हो गए। रेचल तो खोई हुई उसे घूरे जा रही थी कि तभी उसकी नज़र आर्क की ठंडी नज़रों से जा मिली, जिससे वो बुरी तरह डर गई और बिना वक्त गवाए वहां से भाग गई। आर्या उसे यहाँ देखकर थोड़ी देर के लिए घबरा गई थी, लेकिन जब उसे याद आया कि वो उसे पहचान नहीं सकता तब जाकर उसने राहत की सांस ली और फिर से अपने काम में कंसंट्रेट करने लगी। मधु मुस्कुराकर बोली, अरे बेटा, आप यहाँ? आनिक्य ने उन्हें देखा भी नहीं, उसने अपनी नज़र चेयर पर बैठी लड़की पर टिकाई और बिना भाव के उसे घूरने लगा। आर्या को भी उसकी नज़रों की टॉप महसूस हो रही थी, जिससे उसकी आंखें सिकुड़ गई और सोचने लगी, क्या इस ठंडे रोबोट ने मुझे पहचान लिया? एपिसोड 26, तुम मुझे गरीब दिखाई देती हो। अब आगे। मिस्टर राणावत, हम मेरे स्टडी रूम में बात करते हैं। यहाँ हमें कोई भी डिस्टर्ब कर सकता है। कोई बात नहीं मिस्टर सहगल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आनिक्य ने अपनी सर्द आवाज कहा। अब ना चाहते हुए भी मिस्टर सहगल वहां बैठ गए और उन्होंने मधु को इशारा किया जाने के लिए, लेकिन वो ना समझ बनकर वहीं बैठी रही। सच तो ये था कि वो भी जानना चाहती थी कि इतनी बड़ी हस्ती उनके घर क्यों आई है। हाँ, वो ठाकुर परिवार के फैमिली फ्रेंड थे, लेकिन राणावत खानदान उनके इतना करीब नहीं था। वहीं आर्या गुस्से से मन में बोली, कैसा पागल है, इसे यही जरूरी बात करनी है। अरे, इसे दिख नहीं रहा कि मैं एक बाहर वाली यहाँ हूँ और ये ऐसे ही जरूरी बात करना चाहता है। आनिक्य ने उसकी साइड प्रोफाइल को देखा, फिर अपने नजरें फेरकर वहां बैठे बूढ़े मिस्टर सहगल से बोला, वो जमीन मुझे चाहिए। कीमत कितनी भी मिल जाएगी, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आपको पहले साबित करना होगा कि वो आपकी ही पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, ना कि गवर्नमेंट की। मिस्टर सहगल हंसकर बोले, वो हमारी ही जमीन है, तभी तो गवर्नमेंट भी अभी तक उसे बेच नहीं पाई। देखिए, मेरे पास सभी दस्तावेज है, आप अभी देख सकते हैं। अपनी बात पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मेरे स्टडी रूम के लॉकर में वो पेपर रखे हुए हैं। मिसेस सहगल ने हाँ में सर हिलाया और पेपर लेने चली गई। उनके जाने के बाद मिस्टर सहगल बोले, तब तक हम साथ में कॉफी पी लेते हैं। वैसे भी मिस्टर राणावत का टाइम बहुत कीमती है, आज जाकर मुझे मौका मिला है तो इसका फायदा उठाना चाहूंगा। आनिक्य ने कुछ नहीं कहा तो मिस्टर सहगल ने अपने घर की हेड मैड को इशारा कर दिया।
कॉफी तैयार ही थी। वो कॉफी लेकर आई और उसने आनिक्य को कप देना चाहा, लेकिन उससे पहले ही आर्क ने आकर उसे ले लिया और खुद अपने हाथ से अपने मास्टर को दिया और खुद भी अपना कप ले लिया। मास्क पहने आदमी ने इशारे से ही मना कर दिया। मैड तो डर ही गई थी, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और अपने मालिक को कॉफी देकर जाने लगी। तभी आर्क ने उस मैड को रोका, एक जूस भी लेकर आना। ये मिस कब से मेहनत कर रही है। मधु, जिसने अभी कॉफी का एक सिप ही लिया था, वो उसके मुंह से बाहर आ गया। कॉफी उसके पैरों पर गिरी। ये तो अच्छा था कि आर्या तेजी से अलग हो गई और मेहंदी भी पूरी हो चुकी थी, जिससे अब उसे कम से उसकी झूठी कॉफी से भरे पैरों को तो नहीं छूना पड़ा। अपनी बेटी की हरकत से मिस्टर सहगल शर्मिंदा हो गए। वहीं उस लड़की के तेज रिफ्लेक्स देखकर आनिक्य की आईब्रो आपस में जुड़ गई। मधु सहगल ने जब अपने पैरों के ऊपर कॉफी गिरी हुई देखी तो उसका चेहरा बदसूरत हो गया और वो गुस्से से उस लड़की मतलब आर्या से बोली, दूर क्यों हटी? ये बस एक कॉफी है, ना कि कोई एसिड जो तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा तो तुम जल जाओगी। मैडम, एसिड होता तो मुझसे पहले आपका मुंह जल जाता और अभी ऐसे बोल नहीं रही होती, बल्कि जलन के मारे दर्द भरी आह निकल रही होती। आर्या ने आवाज बदलते हुए भारीपन से कहा। उसकी बात सुनकर मास्क पहने वो आदमी हंसने लगा। आर्क बिना भाव के खड़ा था, लेकिन होठ उसके भी हल्के मुड़ गए थे। वही आनिक्य की आंखें चमक उठी और वो उस बदसूरत चेहरे को एकटक देखने लगा। तुम मुझसे जबान लड़ाओगी? मधु को इतना गुस्सा रहा था कि अगर अभी उसके हाथ में मेहंदी नहीं लगी होती तो वो उठकर उसे तेज तमाचा मारती, और इतना मारती कि उसका ये बदसूरत चेहरा सूजकर और भद्दा लगने लगता। मैडम, मैंने जो कहा सच कहा और ये चांदनी कभी झूठ नहीं बोलती। ये कहते हुए उसने अपना चेहरा मासूमियत से लटका लिया। क्या तुम्हारा नाम चांदनी है? मधु ने हैरानी से उसे नीचे से ऊपर देखते हुए पूछा। वो अपने हाथों को आपस में पकड़कर शर्माने का नाटक करते हुए, हाँ, मेरा ही नाम है चांदनी। अच्छा है ना? मास्क पहने आदमी और तेज हंसने लगा। आर्या को गुस्सा आया और वो बोली, क्या मैंने कोई मजाक किया जो आप हंस रहे हो जी? अचानक उसने अपनी टोन बदल ली, क्योंकि उसे अपने ऊपर आनिक्य की सर्द नजरें महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके अंदर तक झांक सकता है। मधु ने गुस्से से कहा, शकल देखी है अपनी? फिर भी खुद को चांदनी बोल रही हो? अपनी शकल तो मैं रोज देखती हूँ मैडम, इससे नाम से क्या लेना देना? उसने फिर से मासूमियत से कहा, जिससे वो बुरी तरह से चिढ़ गई। मिस्टर सहगल परेशान हो गए थे। अब वो गुस्से से टेबल पर हाथ मारकर बोले, बहुत हुआ, अब बहस करना बंद करो और तुम लड़की पैरों को साफ कर दो। आर्या की आंखें छोटी हो गई और वो गुस्से से मन में बोली, एक तो इसके पैरों को तक छुआ सिर्फ इसे सबक सिखाने के लिए, लेकिन ये बुढ़ा अब मुझे इसके पैर साफ करने को कह रहा है। खड़ी क्या हो, सुना नहीं? जल्दी से मेरे पैर साफ करो। मधु सहगल ने अकड़ते हुए कहा, मैडम, मैं मेहंदी आर्टिस्ट हूं, ना कि कोई मेड, इसलिए आप अपनी किसी मैड से ये काम करवा सकती है। जो मासूमियत उसके चेहरे पर थी अब वो गायब हो गई और उसकी जगह गंभीरता ने ले ली। मधु को गुस्सा तो आया ही, लेकिन सबसे ज्यादा चोट पहुंची तो वो मिस्टर सहगल के गुरूर को। उन्हें उसका मना करना अपनी बेइज्जती लग रही थी, खासकर तब जब इतना इम्पोर्टेंट पर्सन वहां मौजूद हो और ये एक अधनी सी मेहंदी लगाने वाली उनके ही घर में आकर बेइज्जती कर रही थी। तुम जानती हो कहाँ खड़ी हो, फिर भी मेरी बात मानने से मना कर रही हो? मिस्टर सहगल ने अपनी ठंडी आवाज में कहा। मुझे पता है कि मैं सहगल विला में खड़ी हूँ और उसी काम के लिए मना कर रही हूँ जो मेरा नहीं है। मैंने मेहंदी लगा दी है, अब इसके बाद आपकी बेटी उसके साथ कुछ भी करे ये मेरा मैटर नहीं है। मिस्टर सहगल स्पीचलेस रह गए।
उनसे अब कुछ बोलता नहीं बन रहा था क्योंकि बात ही इतनी क्लियर थी कि अब वो आनिक्य के सामने कुछ गलत कहने से कतरा रहे थे। लेकिन मधु को कोई परवाह नहीं थी कि वहां कोई है या नहीं। तुमने अगर इसे साफ नहीं किया ना तो पेमेंट भी नहीं मिलेगी। उसकी बात सुनकर वो एकदम शांत हो गई। वहीं उसे कोई जवाब ना देता देख मधु सहगल के होठों पर एक विनिंग स्माइल आ गई। अब आई ना लाइन पर, तुम जैसे छोटे लोग तब तक नहीं सुनते जब तक बात पैसे की ना हो। पैसे की भाषा ही सबको समझ आती है, खास करके तुम जैसे छोटे लोगों को। वो अभी भी चुप खड़ी थी। उसके बाद आर्या जो चांदनी बनकर आई थी उसने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और उन्हें मधु के हथेली पर रखकर बोली, ये लो रख लो। बहुत गरीब दिखाई देती हो, मेरे पैसे भी रख लो, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं तुम जितनी गरीब नहीं हूँ कि किसी के मेहनत के पैसों का रौब झाड़ू। ये कहकर उसने अपना सामान बैग में डाला और वहां से बाहर जाने लगी कि तभी मिस्टर सहगल बोले, रुको। हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारी मेहनत कर पैसे दबाने का, और ये भीख किसे दे रही हो? तुम चाह कर भी हमारी बराबरी नहीं कर सकती। मिस्टर सहगल सदमे में चले गए थे जब उन्होंने देखा कि एक छोटी सी आर्टिस्ट उनकी बेटी को भीख देकर जा रही है। आर्या रुक गई और बिना भाव के उन्हें देखने लगी। ये उनकी शान की खिलाफ था। उन्होंने अपनी पॉकेट से 500 की एक गड्डी निकाली और उसके मुंह पर फेंक दी, लेकिन आर्या वहां से हट गई और वो पैसों की गड्डी सीधा मधु के मुंह पर लगी क्योंकि आर्या उसके ठीक सामने खड़ी थी। मिस्टर सहगल, जब मैंने भीख लगी तो बुरा लगा और अब आप खुद मुझे भीख देने या फिर ये जताने की कोशिश कर रहे हो कि आपके पास बहुत पैसे हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं मधु गुस्से से बोली, पापा, आप इससे दूर रहिए। इस लड़की को तो मैं सबक सिखाती हूँ। ये कहकर वो उसके ऊपर झपटने को हुई कि खुद मुंह के बल गिर गई और मेहंदी लगे हाथ उसके चेहरे पर छप गए। ये देखकर आर्या को हंसी आने लगी और वो मुंह दबाकर हंसने लगी। उसी समय मिसेस सहगल हॉल में आई और वो पेपर्स अपने पति को देकर जब उनकी नज़र अपनी बेटी की ऐसी हालत पर गई तो परेशान होकर बोली, इसे क्या हुआ? जिस पर किसी ने कुछ नहीं कहा तभी आर्क बिना भाव के बोला, कुछ खास नहीं, ज्यादा उम्र होने की वजह से देख नहीं पाई और लड़खड़ कर गिर पड़ी। मधु का गुस्सा रोने में बदल गया। मिसेस सहगल ने जल्दी से अपनी बेटी को उठाया जो रो रही थी। तुम्हें कितनी बार कहा है ठीक से चलो, लेकिन तुम कहाँ किसी की सुनती हो। बस 2 दिन के बाद टीम मिसेस ठाकुर बन जाओगी तो क्या तब भी ऐसे गिरोगी? हाय मेरे छोटे छोटे सपने, आर्या बड़बड़ाई। लेकिन उसका बड़बड़ाना आनिक्य ने सुन लिया था। जब मधु उठी तो उसके चेहरे को देखकर वो मास्क वाला आदमी फिर से दिल खोलकर हंसने लगा। आर्क ने बस ना में सर हिला दिया। वहीं मधु अब बिना बहस किए वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई क्योंकि उनके चेहरे पर मेहंदी लग गई थी और उसे जितनी देर रहने देगी उतनी उन्हें प्रॉब्लम होगी। उनके जाने के बाद आर्या भी जाने लगी। उसने पैसे नहीं लिया क्योंकि वो भीख नहीं लेने वाली थी। उसे जाता देख मिसेस सहगल ने कहा, बेटा अपने पैसे तो लेती जाओ। वो मुड़ी और मुस्कुराकर बोली, जरूरत नहीं है। अगर मेहनत के पैसे भीख की तरह मिले तो वो मेहनत के नहीं रहते। ये कहकर वो वहां से चली गई। बाहर आकर उसने राहत की सांस ली और सोचने लगी, बच गई। अगर वो मुझे पकड़ लेता तो मेरा तो भांडा ही फोड़ देता। हंस, अब मैं यहाँ छुपकर उस मधुमक्खी का इंतजार करती हूँ। जिस तरह से वो फोन पर बात करते हुए बेचैन थी, जरूर उसे कहीं अर्जेंट बाहर जाना है। बस उसकी कोई एक कमजोरी हाथ लग जाए, फिर मैं इसे बताती हूँ कि सपने देखना कितना महंगा पड़ता है। आप जो होते हो वह भी नहीं रहते। दूसरी तरफ मिलो दूर एक आइलैंड पर एक आदमी काले नकाब को पहने घुटनों पर बैठा हुआ था। उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी।
उसके शरीर से जगह जगह से खून निकल रहा था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे बहुत टॉर्चर किया गया है। उसने अपना सर उठाकर सामने अंधेरे में खड़े काले साए से कहा, मुझे नहीं पता कि पेंटिंग नकली कैसे आ गई। मैंने वही पेंटिंग चुराई थी जो एग्जीबिशन में लगी थी। मेरा विश्वास करिए मालिक। ये कहकर उसने अपना सर जमीन पर टिकाकर झुक गया। इसका मतलब ये है कि उस अगस्त्य ठाकुर ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। बिना अल्फा सिक्योरिटी के वो अपनी उस अनमोल पेंटिंग को नहीं रखेगा। इसका मतलब उसने पहले से ही ओरिजिनल के कॉपी बनाकर रखी थी। मालिक, अब हम क्या करेंगे? उस आदमी ने सर उठाकर पूछा। अब जो होगा अच्छा तो नहीं होगा। पहले मैं चुपचाप उस पेंटिंग को चुराकर अपने पास लाना चाहता था, लेकिन अब उस अगस्त्य ठाकुर ने मुझे मजबूर कर दिया है इंडिया जाने पर। अब हम उस पेंटिंग को चुराएंगे नहीं बल्कि छीनेंगे। पर मालिक, उस पेंटिंग में ऐसा क्या है जो आप उसे हासिल करना चाहते हो? उसकी बात सुनकर अंधेरे में खड़ा साया हंसा और बोला, उस पेंटिंग में वो ताकत है जो किसी ऐसे को ढूंढने में मेरी मदद करेगी जिसे मैं बहुत सालों से ढूंढ रहा हूँ। अगर वो पेंटिंग मेरे पास होगी तो वो भी मेरे पास आ ही जाएगी। अभी तुम्हारा इतना जानना काफी है। हम कुछ दिनों बाद इंडिया के लिए निकलेंगे, उससे पहले यहाँ का सारा काम पूरा कर लो। जी मालिक। ये कहकर वो वहां से चला गया और वो साया एक कमरे में चला गया जहां कोई लेटा हुआ था। तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम मेरे साथ होगी। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। ये कहकर वो वही उस बेड के बगल में बैठ गया और मशीनों से घिरे उस कमजोर शरीर को देखने लगा। इंडिया। अर्यांशी अभी भी मधु के निकलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी उसे आनिक्य अपने बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट के साथ आता हुआ दिखा, जिसे देखकर वो छुप गई। वहीं आनिक्य ने एक टेढ़ी स्माइल के साथ उस तरफ देखा जहां वो छुपी थी। जब कार्स के स्टार्ट होने और वहां से जाने की आवाज आई तब आर्या ने झांक कर देखा और एक राहत की सांस ली। तभी उसने देखा कि उसका टारगेट विला से बाहर निकल रहा है। उसने देखा कि मधु चुपके से बाहर आई और खुद ही ड्राइव करके वहां से कहीं जाने के लिए निकल गई। उसके निकलते ही आर्या पेड़ों के बीच में से निकली और जल्दी से दूर खड़ी अपनी कार की तरफ भागी जो टर्न के कोने में पेड़ की आड़ में खड़ी थी। वो अंदर बैठी और बोली, रमेश अंकल जल्दी से इस कार के पीछे चलो। वो पहले ही रमेश अंकल को अपना प्लेन बता चुकी थी, इसलिए उसे देखकर उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई। उन्होंने जल्दी से अपनी कार उस कार के पीछे दौड़ा दी जिसकी तरफ आर्या ने इशारा किया था। कुछ ना कुछ हाथ लग जाए बस। फिर मैं बताती हूँ इस मधुमक्खी कोडोट, उसके बाद मॉम डैड के साथ होने पर भी कोई परेशानी नहीं आएगी। यही सब सोचते हुए वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए। आर्या ने कार रुकते ही सामने देखा जहां मधु बाहर निकलकर एक सैलून में जा रही थी। ये तो सैलून आई है, अब क्या करूं? ये तो नहीं बोल सकती कि ये सुंदर नहीं है और अपना चेहरा बदलने यहाँ आती है। सोच आर्या सोच। तभी उसे एकदम से याद आया, ये वो सैलून नहीं है जहां वो जाने वाली थी और जिसका उसने अपॉइंटमेंट लिया था। ये तो कोई एवरेज सा सैलून दिख रहा है, अंदर जाकर देखना होगा। ये कहकर वो जल्दी से कार से उतरी और सैलून के अंदर जाने लगी कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। क्या मैडम कहाँ चली? अपॉइंटमेंट के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। क्यों? ये कोई ऑफिस नहीं है, बस एक सैलून ही तो है। तुम इतना क्यों भड़क रहे हो मन में? अब तो इसके अंदर जरूर कोई गड़बड़ है, वरना देखने में नॉर्मल सा सैलून, लेकिन अंदर जाने पर इतने स्ट्रिक्ट रूल्स। आर्या ढूंढ आएगी मधु के खिलाफ कोई ऐसा सबूत जिससे वो उस शादी को तोड़ सके।